हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो वो है क्रॉप। तो आइए देखते हैं कि क्रॉप क्या होती है। अ कल्टिवेटेड प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल कॉमर्शियली कॉल्ड एज क्रॉप, यानी कि हम किसी भी रैंडम जो प्लांट होता है उसे क्रॉप नहीं बोल सकते, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर जो प्लांट होता है उसको एक साथ लार्ज स्केल में कॉमर्शियली ग्रो किया जाता है तो उसे क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा जो फील्ड है वो पूरे फील्ड में एक साथ राइस का प्लांट लगा हुआ है तो उन्हें राइस का क्रॉप बोलते हैं। ठीक है। Now, moving to our first point, which is on the basis of climatic condition, all the crops are divided into three different kind. Okay. फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया है जो वो पूरे इंडिया में अलग अलग रीजियन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे रेन ज्यादा है तो कहीं पे ठंड ज्यादा है तो कहीं पे गर्मी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्लाइमेटिक कंडीशंस प्लांट भी अलग अलग ग्रो होते हैं। तो उस हिसाब से क्रॉप को 3 डिफरेंट काइंड में डिवाइड किया है। पहला है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो रेनी सीजन में जो प्लांट ग्रो होते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस, मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। ओके। दूसरा है कि रबी क्रॉप, यानी कि जो विंटर सीजन में ग्रो होती है उसे बोलते हैं रबी क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। ओके। और तीसरा है कि समर क्रॉप, यानी कि जो क्रॉप गर्मियों में होती है उन्हें बोलते हैं समर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, पल्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज अ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? A cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time called as agriculture practices, यानी कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर्स को कुछ एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। ओके, तो उन सारी एक्टिविटीज को कलेक्टिवली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम डिफरेंट 7 काइंड की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ने वाले हैं। ओके, उसमें पहला है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोविंग, तीसरा है एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा है हार्वेस्टिंग और 7th है स्टोरेज। ओके, और इसकी जो इंपॉर्टेंस क्या है वो 1 by 1 हम देखेंगे। और दूसरी एक जरूरी बात कि ये सातों जो प्रैक्टिसेस है उसको 1 by 1 एक ऑर्डर में ही फॉलो करना पड़ता है। इसका जो ऑर्डर है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज अ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि यदि आपको कोई चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि हम राइस का प्लांट को हमें राइस ग्रो करना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि यदि आपको कोई एक प्लांट यानी कि आपको राइस ग्रो करने हैं तो उसको ग्रो करने से पहले आपकी सॉइल को भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल प्रिपरेशन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल प्रिपरेशन? सॉइल प्रिपरेशन मीन्स अ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल के जो लेयर है अपर और डाउन लेयर, उन दोनों को रोटेट करते हैं, यानी जो नीचे वाला लेयर है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर का लेयर है वो नीचे चला जाता है, उसे बोलते हैं टर्निंग। और वो जब टर्न होता है तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग और प्लॉविंग। ये टर्म आपको याद रखनी है, यानी कि जो प्रोसेस होती है सॉइल को टर्न करने की, और सॉइल को जब हम टर्न करते हैं तब उनके पार्टिकल लूज होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टीलिंग और प्लॉविंग। ओके, तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपेयर करने का फायदा क्या है? तो उसके 3 बेनिफिट्स है। पहला है विच अलाउ रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू सॉइल, यानी कि जब पार्टिकल लूज हो गए, ठीक है, लूजनिंग किया ना,
तो लूज हो गए, पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तो रूट से वो सॉइल में बहुत ही डीप तक जा सकते हैं इजीली। ओके, दूसरा है हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर जो अर्थवर्म्स या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली ग्रो होते हैं और वो प्लांट को भी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तीसरा है कि न्यूट्रिएंट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, यानी कि जो सोइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स है, वाटर है, एयर है, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोज्ड मटेरियल है, वो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉइल प्रिपरेशन करने का बेनिफिट। ओके, नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि सॉइल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सॉइल प्रिपेयर होती कैसे है। तो सॉइल प्रिपरेशन के लिए 3 इंप्लीमेंट यूज होते हैं, वो है प्लॉ, हॉ एंड कल्टीवर। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि प्लॉ क्या है। प्लॉ इज मेड ऑफ वुड और आयरन एंड इट इज ड्रोन बाय पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि जो प्लॉ है वो वुड या तो आयरन से बनता है और वो बुल्स या तो कोई अदर जो एनिमल्स होते हैं उनसे वो चलाया जाता है। ओके, ड्रोन बाय पेयर ऑफ बुल्स। अब आता है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो प्लो में 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं, एक है प्लो शेयर, प्लो शाफ्ट, बीम एंड शाफ्ट। ओके, तो देखते हैं कि प्लो शेयर क्या है। स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, यानी कि प्लो में एक स्ट्रॉन्ग आयरन की जो ट्रायंगुलर जो स्ट्रिप रहती है उन्हें बोलते हैं प्लो शेयर। दूसरा है कि प्लो शाफ्ट क्या है, यानी कि जो प्लो में बीच में जो बहुत ही लंबा एक वुड का जो पाइप होता है ना, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, उससे बोलते हैं प्लो शाफ्ट, जो मेन पार्ट है प्लो का। ठीक है, तीसरा है कि बीम क्या होती है। अ बीम इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, यानी कि जो प्लो में 2 एंड होते हैं, तो एक एंड है हैंडल एट वन हैंड, जो एक हैंडल होता है उसे बोलते हैं शाफ्ट, और दूसरा जो एंड है वो बुल के नेक पे रखा जाता है, उसे बोलते हैं बीम। ठीक है, इंडिजिनस प्लो इज रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो, यानी कि जो पुराना जो इंडिजिनस प्लो था, इंडिजिनस प्लो विच इज मेड बाय वुड, नाउ विच इज रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो। ठीक है, और दूसरा जो इम्प्लीमेंट है वो है हो, यानी कि हो क्या है, तो हो है वो मेड ऑफ वुड एंड आयरन, वो भी वुड या तो आयरन का बना हुआ है, एंड विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स पर लूजनिंग ऑफ सॉइल, यानी कि उसके 2 यूज है। एक है जब हम हो को चलाते हैं तो जो वीड होते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा क्रॉप होते हैं वो उसको रिमूव करता है, और दूसरा है कि सॉइल की लूजनिंग करता है। ठीक है, और हो में भी कुछ ऐसे ही पार्ट्स होते हैं, ग्रीप होती है, हैंडल है, बीम है, बेंट प्लेट है और रोड है। ठीक है, एंड विच इज पुल्ड बाय एनिमल, और हो है उसको भी एनिमल ही पुल करता है। ओके, and third one is a cultivar. Nowadays a plowing is done by a tractor driven cultivar, यानी कि अब जो प्लाविंग है वो ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवर से ही होती है। और ऐसा क्यों होता है, इसके 2 एडवांटेज है कि वो सेव लेबर एंड टाइम, यानी कि वो लेबर और हमारा वक्त दोनों बचाते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट विच इज शोविंग। शोविंग क्या होती है। अ सीड शुड बी पहला तो ये है कि शोविंग करना है तो हमें क्या चाहिए, सीड चाहिए। अब सीड कैसे होने चाहिए। अ सीड शुड बी हेल्दी, क्लीन एंड गुड क्वालिटी, यानी कि जो हमारा जो मटेरियल है, हमारे जो सीड है वो हेल्दी होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और गुड क्वालिटी के होने चाहिए। तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो गुड क्वालिटी के है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होता है। सबसे पहले एक ऐसा एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी भरना है। इसके बाद जब आप अपने सीड को इसमें डालेंगे तब कुछ सीड है वो नीचे मिलेगी आपको कंटेनर के नीचे। ठीक है, और जो कुछ सीड है वो पानी में फ्लॉट करते हैं। तो जो ऊपर वो जो फ्लॉट करते हैं वो सारे डैमेज सीड्स होते हैं, क्योंकि वो हॉलो है, सो दे आर लाइटर, यानी कि
जो डैमेज सीड है वो अब अंदर से खाली हो गए हैं, इसलिए वो वेट में लाइट हो गए और वो ऊपर फ्लॉट करते हैं। तो ये जो डैमेज सीड है वो आपको रिमूव करने हैं। और दूसरा है कि जो नीचे आपको जो मिलते हैं जो हैवी सीड्स है वो हेल्दी सीड्स होते हैं एंड विच कैन बी यूज फॉर शोविंग, यानी कि वो आप शोविंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सोविंग करने के लिए भी दो मेथड यूज होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी होती है सीड ड्रिल मेथड। ठीक है, तो पहली है कि ट्रेडिशनल टूल क्या है। जो ट्रेडिशनल मेथड यूज होती है उसे बोलते हैं फनल मेथड, यानी कि उसमें एक फनल के शेप के जैसा एक इम्प्लीमेंट यूज होता है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि उसमें जो सोविंग होती है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती है, यानी कि जो सीड होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ ये पूरा आपका फील्ड है और आपको सीड ग्रो करने हैं, तो मतलब एक सीड यहाँ पे होगा, एक यहाँ, यानी वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, उसका डिस्टेंस और इसकी डेप्थ है वो मेंटेन नहीं होती है। ओके, इसके लिए उसको उस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी वाला सीड ड्रिल यूज होता है विच इज ऑल्सो ड्रिवन बाय ट्रैक्टर, यानी कि वो भी ट्रैक्टर की मदद से ही चलता है, विच सोज अ सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, यानी कि वो जितने भी सीड होते हैं उसको इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे ही उसको शो करते हैं। अब ये बात है कि इक्वल डिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पर्टिकुलर डिस्टेंस रहता है तो वो जो प्लांट होती है वो अच्छे से ग्रो होती है। ठीक है, और दूसरा है कि डेप्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम राइस के हमें प्लांट लगाना है, तो राइस को हम सोइल में मिनिमम 5 सेंटीमीटर डीप तक ही हम उसको लगा सकते हैं उसकी सीड को सोइल में, क्योंकि यदि हम ज्यादा अंदर तक उसकी सीड को ग्रो करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और डेप्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग इटन बाय बर्ड्स, यानी कि हम एक डेप्थ तक यदि उस सीड को लगाते हैं तो वो जो सीड है वो बर्ड्स उसको डैमेज नहीं कर सकते, और यदि हमारे सीड वो ऊपर ऊपर ही रह गए तो वो बर्ड उसको खा जाते हैं। ठीक है, एंड या इट ऑल्सो सेव अ टाइम एंड लेबर। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो देखते हैं कि मैन्योर या तो फर्टिलाइजर क्या है। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो आप सॉइल के अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिले फॉर हेल्दी ग्रोथ, तो उससे बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर ड्यू टू अ कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, यानी कि कोई फार्मर है वो एवरी ईयर ग्राउंड नट ग्रो कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस कल्टीवेट कर रहा है ना, उसका जो क्रॉप है वो हर एक साल में वो ही कर रहा है, तो जो प्लांट जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि ग्राउंडनट को नाइट्रोजन और पोटेशियम की जरूरत ज्यादा रहती है, तो यदि आप एवरी ईयर सेम टू सेम क्रॉप ग्रो करेंगे तो आपकी सॉइल में से नाइट्रोजन और पोटेशियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना पड़ता है टू मेंटेन अ न्यूट्रिएंट। ओके, तो सबसे पहला है कि व्हाट इज मैन्योर, कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, यानी कि जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और वो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होती है उसको डिकम्पोज करना पड़ता है, उसके बाद मिलती है। यानी कि जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है उसको एक गड्ढे के अंदर कुछ दिनों तक डिकम्पोज करना पड़ता है, और आफ्टर द डिकम्पोजिशन जो हमें मिलता है वो मैन्योर होता है, बिकॉज डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
एक गड्ढे के अंदर आपने रख दिया तो वहां पे कितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो उसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं और उसे बोलते हैं मैन्यूअर। ओके, तो एक बात आपको समझ में आ गई ना, जो मैन्यू है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ फर्टिलाइजर? तो फर्टिलाइजर क्या है? अ केमिकल विच इज रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी कि कोई ऐसा कोई केमिकल है वो जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही वो रिच होता है, उसे फर्टिलाइजर बोलते हैं। देखो, यदि हम मैन्यूअर बनाते हैं तो मैन्यूअर के अंदर सभी न्यूट्रिएंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है। ठीक है, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाने वाला एक केमिकल है, तो उस केमिकल में पर्टिकुलर ही न्यूट्रिएंट होगा, यानी कि वो स्पेसिफिक होता है कि एक फर्टिलाइजर है वो सिर्फ आपको नाइट्रोजन ही देगा, तो दूसरा जो है वो आपको सिर्फ पोटेशियम ही देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूरिया है, एनपीके है, सुपर सल्फेट, एमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर? तो मैन्यूअर और फर्टिलाइजर का जो ये डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वो बार बार पूछा जाता है। तो जो फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक है, क्यों? क्योंकि वो एक केमिकल है और फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, और जो मैन्यूअर है वो ऑर्गेनिक है। तो यहां से ही याद हो गया कि इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि वो फैक्ट्री में बनता है। ये ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि वो फील्ड में बनता है। इनऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि वो मेड अप ऑफ केमिकल्स, क्योंकि वो एक केमिकल है। और ये ऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि वो मेड अप ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट तो उसी में से हो गए। उसके बाद है ये इनऑर्गेनिक है यानी कि केमिकल है, तो उसका मतलब है कि वो ये हार्मफुल टू सॉइल, यानी कि वो आपकी सॉइल को डैमेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आफ्टर है तो केमिकल ही ना। उसके बाद है ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है तो वो आपकी सॉइल के लिए हार्मफुल नहीं है। ओके, और जो फर्टिलाइजर है दे डजंट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि फर्टिलाइजर ने आपको यदि आपकी सॉइल में डाला है तो वो किसी भी प्रकार का जो ह्यूमस है वो आपकी सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन मैन्योर उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज इरिगेशन, की इरिगेशन क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एज इरिगेशन, यानी कि देखो ये जो टर्म है उसमें ये आर्टिफिशियल वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर, एप्लीकेशन ऑफ वाटर तो रेन भी होता है, बारिश भी हमारी सॉइल को पानी देती है, लेकिन हम जो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं उन्हें इरिगेशन बोलते हैं। जो रेन होती है वो इरिगेशन नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई एक गमला है और गमले को आप खुद पानी देते हो तो वो एक इरिगेशन है। इसीलिए जब आप इस टर्म की जो डेफिनेशन आप जब लिखो तब आर्टिफिशियल वर्ड मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट होने के लिए कुछ मॉइस्चर चाहिए जो पानी से मिलता है। ठीक है, तो वो जरूरी है। वाटर डिजोल्व ऑल द न्यूट्रिएंट, यानी कि हमने जो बात की जो फर्टिलाइजर और मैन्यूअर है वो हमने सॉइल में डाल दिए, लेकिन उसको डिजोल्व होना पड़ता है ना, तो जब हम वाटर प्रोवाइड करेंगे तब भी ये जो न्यूट्रिएंट है वो उसमें डिजोल्व होंगे। ठीक है, तीसरा है कि प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, यानी कि जो कोई क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल वर्स्ट कंडीशन आती है उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। और फोर्थ है कि मेंटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में वो मॉइस्चर का जो लेवल होता है वो भी वो मेंटेन करता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज इरिगेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो इरिगेशन कुछ हमें कितनी फ्रीक्वेंसी में देना चाहिए वो टाइम पे, रीजन पे और सब पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जब गर्मी होती है तब इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, क्योंकि गर्मी में इवापोरेशन का जो रेट है वो ज्यादा होता है, यानी कि गर्मी जब रहती है तब जमीन के अंदर से जो पानी है वो इवापोरेट होके एनवायरमेंट में ज्यादा चला जाता है, तो उस वक्त हमें इरिगेशन ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, नाउ अब हमें इरिगेट करना है तो कौन सा सोर्स है कि जहां पे हम उसको पानी दे सकते हैं? तो इरिगेशन के सोर्स में पहला है कि वेल्स,
ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक एंड रिवर, इन सब जगहों से हम उसको पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेडिशनल मेथड्स होती है और एक होती है मॉडर्न मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड में मोट है, चेन पंप है, डेकली है और राहट है, ऐसी डिफरेंट काइंड की जो मैकेनिज्म होती थी वो यूज की जाती है थी। लेकिन अब मॉडर्न मेथड से वो है स्प्रिंकलर मेथड और ड्रीप मेथड। स्प्रिंकलर मेथड और ड्रीप मेथड में, ड्रीप मेथड है वो ज्यादा अच्छी है क्योंकि स्प्रिंकलर के कंपैरिजन में ड्रीप मेथड में पानी का इस्तेमाल कम होता है और पानी का वेस्टेज जो होता है वो कम होता है ड्रीप मेथड में, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मेथड थी उसमें पानी का बिगाड़ बहुत ही ज्यादा होता था और ड्रीप मेथड में वो बहुत ही मिनिमम हो गया है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड कहाँ पे यूज होती है? लॉन है, कॉफी प्लांटेशन है और अनइवन लैंड होती है वहां पे यूज होता है। और ड्रीप मेथड ज्यादातर फ्रूट प्लांट, गार्डन और ट्री में यूज होता है, ओके। सो फिफ्थ प्रैक्टिस है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हम कब से सुन रहे हैं कि वीड है, तो वीड क्या होती है? इन फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with crop, यानी कि sorry, and these undesirable plants are called as waste, यानी कि हमारे फील्ड में फॉर एग्जाम्पल हम राइस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो राइस के साथ साथ कोई अनवांटेड प्लांट भी हमारी फील्ड में आते हैं तो उन्हें वीड बोलते हैं, ओके। सो वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड एज वीडिंग, यानी कि जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसको दूर करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं वीडिंग। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, एक हमने वो जो राइस का प्लांट तो लगाया ही है जो हम कॉमर्शियली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कि एक अनडिजायरेबल जो प्लांट है वो ग्रो हो गए, लेकिन दोनों को न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही ना। दोनों ग्रो हो रहे हैं तो दोनों सॉइल में से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। तो जब अनवांटेड प्लांट भी न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने लगे तो हमारी सॉइल में से न्यूट्रिएंट का लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए दैट अफेक्ट ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो इस तरह से वो क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं। दूसरा है कि इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग, कि जो हार्वेस्टिंग होती है उस वक्त भी अफेक्ट करता है। वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल आपने राइस का प्लांट लगाया और वो अनवांटेड प्लांट भी वहां पे है तो उसका भी कोई फ्रूट या तो उसके भी सीड्स आएंगे। तो जब आप हार्वेस्ट करते हो तो प्रोडक्ट में हमें एक साथ सब सीड मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरफियर होता है हार्वेस्टिंग में भी। एंड समटाइम इट इज पॉइजनियस टू एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता है और वो खाने में आ जाते हैं लेकिन वो पॉइजनियस होते हैं तो एनिमल या तो ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए वीडिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उन सब में वीडिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडिंग ही क्योंकि वो जो वीड है वो प्लांट के साथ बहुत ही ज्यादा कंपटीशन करता है जो न्यूट्रिएंट में है, हार्वेस्टिंग में है, और वो पॉइजनियस भी हो सकता है, ठीक है। नाउ वो वीड हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो वीड एक तो है कि वो मैन्युअली भी दूर हो सकता है, लेकिन यदि वो बहुत ही ज्यादा वीड हो गया तो हम क्या करें? बहुत ज्यादा जब वीड बढ़ जाता है तब केमिकल्स यूज होते हैं, उसे बोलते हैं वीडीसाइड। वीड आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एज वीडीसाइड। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D है वो एक वीडीसाइड का एग्जाम्पल है, जो केमिकल है उसका नाम है, ठीक है। वो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकता है। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा जो जरूरी है वो आपको याद रखनी है कि जब वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं तब हमारा नोज एंड माउथ शुड बी कवर विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स, यानी कि जब आप कोई केमिकल आप स्प्रे करते हैं तब आपका नोज और जो माउथ है वो कवर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो स्मेल है या तो उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा होती है तो वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी उसके केमिकल की इफेक्ट आ सकती है, ठीक है। और वो जो फार्मर है उसको भी डैमेज कर सकता है। नाउ 6th पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। हमने वीड भी निकाल दिया, प्लांट भी ग्रो हो गई, अब आ गई बारी उसको हार्वेस्ट करने की।
द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि जब आपकी जो कोई क्रॉप है वो मैच्योर हो गई है, उसके बाद जब आप उसको कट करते हैं तो उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग है वो सिकल और हार्वेस्टर से की जाती है। पुराने जो जमाने में सिकल से करते थे, लेकिन अब हार्वेस्टर आ गए, क्योंकि जो सिकल है वो अगेन बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती है ह्यूमन की। अब हार्वेस्टर है तो उनसे वो बहुत ही क्विकली हो जाती है, ठीक है। और दूसरा है कि थ्रेसिंग क्या होती है, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम चाफ, इट इज कॉल्ड एज थ्रेसिंग, यानी कि आपने जो हार्वेस्टिंग की है वो प्लांट को उसके रूट्स में से निकालते हैं, तो उसके साथ उसकी जो वेजिटेटिव पार्ट भी आएगा। उन वेजिटेटिव पार्ट में से आप जब सीड को रिमूव करते हैं तो उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग होती है सीड प्लस वेजिटेटिव पार्ट और थ्रेसिंग होती है ओनली सीड। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस है। नाउ लास्ट टॉपिक है कि स्टोरेज, मतलब आपने हार्वेस्ट कर लिया लेकिन पूरा साल के लिए यदि आपको वो स्टोर करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसमें मॉइस्चर बहुत ही कम होना चाहिए। और मॉइस्चर को कम कैसे करें, तो उसको सनलाइट में ड्राई किया जाता है। ऑल द सीड शुड बी ड्राइड इन सनलाइट। ओके, और जो फार्मर्स है वो उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, दे स्टोर इन ज्यूट बैग्स एंड मेटालिक बीन्स, यानी कि वो मेटालिक कोई ऐसा कंटेनर होता है या तो ज्यूट की जो बैग होती है, फार्मर उसके अंदर उसको स्टोर करते हैं। देन लार्ज स्टोरेज वो है वो सिलोज और ग्रेनरीज में होती है। और होम स्टोरेज में नीम लीव्स, यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे घर में हमारी जो मदर होती है वो जो एक कंटेनर में हमने जो सीड रखा है उसके अंदर वो नीम का लीव्स रखती है, यानी कि वो मॉइस्चर भी कम करता है और उसके अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं वो नीम लीव से रिमूव हो जाते हैं, यानी कि वो उसका जो एक नीम का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसकी वजह से वो इंसेक्ट्स भी नहीं होते, ठीक है। और गोडाउन में स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है सीड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक लार्ज अमाउंट की सीड्स यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि आपको पसंद आया और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, और हाँ, इसके उपरांत आप कौन से चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।